हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम बुक कीपिंग के बारे में। बेसिक है, 11th में रहता है। और यदि आप 12th के बच्चे हो फिर भी आपको ये देखना चाहिए, यदि आपका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ये लेक्चर खासकर उन बच्चों के लिए है जो सबसे पहले या तो अकाउंट पढ़ रहे हैं या तो 11th का अकाउंट पढ़े ही नहीं। दोनों केस ही फिट है। तो यदि सबसे पहले पढ़ रहे हैं मतलब आप बेसिकली या तो 11th में होंगे करके आप सबसे पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, या फिर आप यदि 12th में चले गए और 11th की बेसिक ड्यू टू एनी रीजन आपका छूट गया है, देन दिस लेक्चर इज बेस्ट फॉर यू। अदर देन दैट, इफ कोई बिजनेस ओनर और कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग के बारे में बेसिक आइडिया चाहता है वो ये लेक्चर देख सकते हैं। तो ये लेक्चर में हम बुक कीपिंग एक फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग जैसे सब टाइटल दिया हुआ है आपके सामने। तो फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि बुक कीपिंग यदि नहीं समझ में आया तो आप अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, बिकॉज अकाउंटिंग की शुरुआत ही बुक कीपिंग से होता है। हम इसकी मतलब भी जानेंगे और आगे आगे इस लेक्चर में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हम सब चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम ये चैप्टर शुरू करेंगे जर्नल से और ख़त्म करेंगे ट्रायल बैलेंस पे। हम इसके बाहर फाइनल, आप यदि फाइनल अकाउंट वगैरह आप सोच रहे हो कि फाइनल अकाउंट कवर होगा एंड इसमें डिप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब चैप्टर हम इसमें कवर नहीं करने वाले। ये सब 11th की एकेडमिक जो जर्नी है उसमें ऑलरेडी कवर होती है। बट 11th का यदि बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट भी आपका यदि छूट गया है तो 12th समझने में दिक्कत जाती है और आगे कॉमर्स की जो करियर है उस पर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये छोड़ना, ये टॉपिक छोड़ना है और करके हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इसके देखते हैं कितने पार्ट रिकॉर्ड हो गए, कोशिश करेंगे 3-4 पार्ट में इसको ख़त्म करने के लिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा यदि सिंसियरली देखते हो तो आपको पक्का बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जर्नल से शुरू करेंगे हम। बेसिकली बुक कीपिंग शुरुआत ही जर्नल से होती है और ट्रायल बैलेंस पे हम एंड करेंगे। बुक कीपिंग वहाँ एंड होता है, उसके बाद से अकाउंटिंग चालू होता है जो टेक्निकली बोला जाए तो ये 3 टॉपिक हमें कवर करना है ओवर द 4 to 5 लेक्चर्स जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन पहले तो ये देखते हैं कि बुक कीपिंग होता क्या है। बुक कीपिंग क्या होता है भाई, यहाँ पे लिख के तो दे दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन है तो ये सब चीज़ें कवर करना पड़ेगा। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सिंपल है भाई, रिकॉर्ड कर लो। कोई भी बिजनेस बिजनेस आपको पता है ना, बिजनेस में क्या होता है, सेल होता है, परचेस होता है ना। आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, आप बहुत सारे खर्चा करते हो, है ना। एम्प्लॉय के रखते हो, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। आपने यदि जगह किराए से लिया है तो आप रेंट पे करते हो, कर बराबर है। और इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, मेंटेनेंस है। आप फर्नीचर खरीदते हो, मशीन वशीन खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, फैन लगाते हैं, है ना। तो बहुत सारे काम रहते हैं एक बिजनेस जब आप चालू करते हो तो, है क्या नहीं है। अब जब सामान खरीदते हो तो आप उनको फ्रेट देते हो, भाड़ा, है ना, वो सब चीज़ें हम पे करते हैं। तो बहुत सारे पैसे जाते हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं। क्यों जाते हैं? जाता है इसलिए क्योंकि हम सामान खरीदते हैं, आता है इसलिए क्योंकि हम सामान बेचते हैं। जाता इसलिए भी है क्योंकि उनके उसके अलावा भी दूसरे खर्चे होते हैं। तो बुक कीपिंग में, कोई भी बिजनेस में जब इतने तरीके के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेल परचेस, ये सब ट्रांजेक्शन होता है, इसको रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। इसको रिकॉर्ड करना ही क्या है बच्चों? बुक कीपिंग है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है। अकाउंटिंग की शुरुआत ही कहाँ से होती है? बुक कीपिंग से होती है। उसके बाद इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेन करना ये बुक कीपिंग का काम रहता है। मतलब बुक कीपिंग ऐसा नहीं है कि आप महीने में एक बार करो। बुक कीपिंग कहीं ना कहीं डेली का काम है, कह रहे। अब डेली जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। सर ट्रांजेक्शन क्या होता है एक बार फिर से बता दीजिए। ट्रांजेक्शन बेटा, जो भी सेल परचेस हो रहा है, सेल परचेस, पैसा आया गया, आप ढेर सारे दूसरे लोगों को पेमेंट करते, खर्चे करते हो, ये सब चीज़ों की लिखा पढ़ी करना ये बुक कीपिंग है। अब यदि आगे बढ़े और देखें तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना है, तो एक तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, फ्यूचर का बजट बनाना है, देखेंगे आगे। और प्रोवाइड डेटा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बाद में पढ़ोगे जिसमें बैलेंस शीट रहता है, प्रॉफिट लॉस रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए आपको डेटा लगता है। वो डेटा कहाँ से आता है? बुक कीपिंग से आता है बच्चों। इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन, तो जितने भी कानून है भाई, आपको जीएसटी भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है, कंपनी हो तो कंपनी का कंप्लायंसेस करना पड़ता है। तो हर जगह आपके रिकॉर्ड्स बराबर होने चाहिए। बैंक वाले भी आपके फाइनेंशियल मांगते हैं,
तो ये सब चीज़ के कंप्लायंस करने के लिए आपको बुक कीपिंग करना जरूरी है। और कोई फ्रॉड हो रहा है कि आपके बिजनेस में, ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी अकाउंटिंग करोगे तब पता चलेगा। जब उसका लिखा पढ़ी करेंगे तभी तो पता चलेगा एक्चुअल क्या था और अभी अकाउंटिंग करते वक्त क्या हो रहा है। तो आप डिफरेंस कुछ आएगा तो आप फ्रॉड वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस। हम फास्ट फास्ट थोड़ा थ्योरी गो थ्रू कर रहे हैं। अब बुक कीपिंग का सिस्टम क्या क्या है? तो एक है बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम रहता है और एक रहता है डबल एंट्री सिस्टम। देखो, मेन देखा जाए ना तो जो पढ़ना है वो है डबल एंट्री सिस्टम। कोई चीज़ यदि डबल एंट्री सिस्टम से नहीं हो रही है मतलब वो क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ने की मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम करके कोई सिस्टम नहीं रहता है। यदि कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो जो अकाउंटिंग कर रहा है कौन से सिस्टम से कर रहा है बच्चों? सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहा है। तो ये हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम में आगे क्या होता है। ये स्टैंडर्ड मेथड है और दो अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट अकाउंट ये सब चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, ये सिंपल रहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स। डबल एंट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सिंगल एंट्री कोई भी करता है, हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ रजिस्टर पे लिखा पढ़ी करता है, नॉर्मली वो सिंगल एंट्री रहता है। लेकिन एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे सिस्टमेटिक वे से लिखना पड़ता है। और वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, वो साइंटिफिक मेथड क्या है, दैट इज बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो समझेंगे उसको क्या होता है आगे कि बुक कीपिंग टर्म्स में क्या है। अब ये चार चीज ये ध्यान रहो, अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा एकदम अच्छी अच्छी बातें। एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज होता है। अब ये चार चीज क्या होता है, ये चार चीज आप समझ लिए तो आपको बुक कीपिंग बहुत आसान लगेगा और आने वाले समय में अकाउंटिंग भी आसान लगेगा। एक पूरा बिजनेस, ध्यान रखना, पूरा बिजनेस जो होता है इन चार पांच चीजों के अराउंड घूमते रहता है। बेसिकली ये चार चीजों पांच चीजों के अराउंड घूमते रहता है पूरा बिजनेस। एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस। यदि हम बात करें अकाउंटिंग ना, तो अकाउंटिंग बस इन पांच चीजों के बारे में है, दैट्स इट। यदि आप ये पांच चीज का मीनिंग समझ गया ना तो आपको अकाउंटिंग समझना ज़्यादा आसान रहेगा और ये आने वाले स्लाइड्स भी आपको समझ में तब आएंगे बच्चों। तो एसेट्स मतलब व्हाट द बिजनेस ओन्स। कोई भी बिजनेस के प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसका अधिकार किन किन चीज़ों पे है। ओन मतलब क्या? हमारा। ओन मतलब होता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम किसके किसके मालिक हैं, हम किन किन चीज़ों के मालिक हैं। तो जो जो चीज़ के हम मालिक है वो हमारा एसेट्स है। तो बेसिकली आप इसको यदि सिंपल भाषा में बोले तो आपकी सारी प्रॉपर्टी। बिजनेस में क्या प्रॉपर्टी हो सकती है सर? फर्नीचर है, बिल्डिंग है कि नहीं है? आपके स्टॉक रहता है ना? स्टॉक, गुड्स। तो आपके बहुत सारे दुकान में सामान रखे रहते हैं, वो आपके स्टॉक बोलते हैं उसको, गुड्स, है ना? ये वो गुड अच्छा वाला गुड नहीं है, ये गुड्स मतलब स्टॉक होता है। जो आपके जिस चीज़ का आपका काम है ना, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उसको स्टॉक या गुड्स कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी आपकी वो सब चीज़ हो सकती है। किसी से पैसा लेने का अधिकार, आपने यदि किसी को उधार में माल बेचा तो पैसा लेना पड़ेगा उससे, है कि नहीं? तो वो भी आपके लिए प्रॉपर्टी है। आपने किसी को लोन दिया, आपने किसी को क्या किया? लोन दिया, वो भी आपके लिए क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है। लाइबिलिटी फॉर बिजनेस ओज। ओज मतलब हमारे हमारे ऊपर कर्ज किसका किसका है, हमें किसको पैसा चुकाना है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। इक्विटी क्या होता है? तो ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में ओनर का इंटरेस्ट, ओनर ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, उसको बोलते हैं इक्विटी। ओनर का पैसा, बिजनेस में ओनर का कितना पैसा लगा है उसको हम बोलते हैं इक्विटी। बिजनेस कोई करेगा तो कोई ना कोई तो ओनर रहेगा ही ना, और बिजनेस ऐसे शुरुआत नहीं होते बच्चों, कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है ओनर की तरफ से, तो उसको इक्विटी बोलेंगे। अब बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है तो यहाँ से उससे इनकम होता है कि नहीं? आप सामान बेचते हो तो आप क्या कमाते हो? इनकम, जिसको रेवेन्यू बोला जाता है। आप इनकम कमाते हो और खर्चा करते हो, वो सामान आया कहाँ से? कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू। मतलब वो सामान आपने बेचा, वो कहीं किसी ने किसी से तो खरीदा होगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट इनकर फॉर द रेवेन्यू। और वो सामान ऐसे नहीं बिकता है, ऐसा नहीं सामान ला के रख लिया अपने आप बिक जाएगा। आपको कोई ना कोई पर्सन, आपको एम्प्लॉय लगते हैं जो सामान की पैकिंग, सामान को देता है कस्टमर को। तो लोग लगते हैं आपको जिसके लिए आप क्या देते हो? सैलरी वगैरह भी पे करते हो। सामान रखोगे कहाँ? तो कोई ना कोई जगह लेते हो, तो उसके लिए आप रेंट वगैरह भी पे करते हो। सर खुद का जगह है तो रेंट नहीं लगेगा बच्चों। उसके बाद आप रखते हो ये सब चीज़ें, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करते हो। तो ढेर सारे ऐसे खर्चे होता है, ढेर सारा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ
इन कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। ओके बच्चों, तो आप बेसिकली ये 5 टर्म्स को अच्छे से याद रखेंगे। कॉमन बुक कीपिंग रिकॉर्ड, आप बुक कीपिंग जब करते हो तो बेसिकली किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में स्लाइड्स है। तो ये बेसिक टर्म्स है जिसमें आप सेल और परचेस के डिटेल के बारे में लिखते हो। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यदि आपका बिजनेस है तो आप सेल परचेस के बारे में जरूर लिखोगे, है ना। कैश बुक, कैश बुक कोई भी मेंटेन करता है, आपको मालूम है। पैसा कितना आया रिसिट, और पैसा कितना गया उसको क्या बोलेंगे? पेमेंट। तो कैश बुक मेंटेन नहीं करेंगे। कैश बुक में बेसिकली क्या लिख रहे हैं मैंने बताया आपको, रिसिट लिख रहे हैं एंड पेमेंट लिख रहे हैं, और ये लिखना जरूरी है। ये लिखेंगे नहीं भाई अकाउंटिंग सही तरीके से कैसे होगा। बैंक स्टेटमेंट, आजकल सभी बिजनेस का आपको पता है बैंक अकाउंट होता है कि नहीं होता है? एग्री तो कर रहे होंगे आप, बैंक अकाउंट होता है। और बैंक अकाउंट खोलने से कुछ नहीं होता है भाई। बैंक अकाउंट खोल लिया तो उसमें एंट्री उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। सर ये पेरोल रिकॉर्ड क्या हो गया? पेरोल मतलब बेटा सैलरी, आप जो लोगों को सैलरी देते हो, आप जो लोगों को जॉब पे रखते हो। बिजनेस लोग चलाते हैं, अपने आप नहीं चलता है। एआई आया है, मानता हूँ रोबोट भी आया है, बट रोबोट के भी तो खर्चे होते हैं ना फिर। वैसे ही कोई भी जो अपना पर्सनल जो हमें लग रहा है, पर्सनल मतलब इंसान जो काम करता है बिजनेस में भाई, तो उसको हम पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पेरोल रिकॉर्ड्स और लेजर अकाउंट्स। इसके अलावा रहता है सारे लेजर्स। लेजर्स मतलब सिंपल, ढेर सारे जो अलग अलग तरीके के हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, उसको एक अलग से बुक रहती है जिसमें हम हर तरीके का ट्रांजेक्शन अलग अलग पेज पे लिखते हैं। जैसे सेल है तो एक पेज पे हम सेल के बारे में लिखेंगे, परचेस है तो एक पेज पे हम परचेस के बारे में लिखेंगे, एक पेज पे हम सैलरी के बारे में लिखेंगे, है कि नहीं। हम अलग अलग लोगों से बिजनेस करते हैं, कई लोगों से हम सामान खरीदते हैं, तो हर लोगों का हिसाब किताब हम अलग अलग पेज पे लिखेंगे, बराबर है कि नहीं बेटा। वैसे हम बहुत सारे कस्टमर को क्या करते हैं, माल बेचते हैं, तो अब सारे कस्टमर की चीज़ें एक ही पेज पे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं लिखोगे। तो बिजनेसमैन क्या चाहेगा, ये लॉजिक क्या बोलता है कि हम हर चीज़ की अकाउंटिंग के लिए अलग अलग पेज पे चीज़ें लिखेंगे। तो वो जो एक पेज, हम एक नेचर के इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। जैसे हमने यदि आ, राम से सामान खरीदा और लक्ष्मण से भी सामान खरीदते हैं, तो राम का भी पेज बनाएंगे हम और लक्ष्मण का भी पेज बनाएंगे हम। ऐसा नहीं, दोनों का हम एक ही पेज पे नहीं लिखेंगे, हम अलग अलग जगह लिखेंगे। और परचेस किया ये भी हम अलग लिखेंगे, है ना, कहीं क्या नहीं। तो हम परचेस, सेल, एक्सपेंस, सारे इनकम, हमारे सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटी, ये सब हम अलग अलग पेज पे लिखते हैं। और साल भर में जो भी उसमें बदलाव आया उस पेज पे हम रिकॉर्ड करते हैं। सर कैसे रिकॉर्ड करते हैं बेटा? यही तो पढ़ना है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। पहले उसको रिकॉर्ड करना, उसका लिखा पढ़ी करना हमें ज़रूरी है। और ये हम अलग अलग पेज पे इसलिए लिखते हैं ताकि हमें जब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम, आप फट से देखो कौन से पेज पे क्या लिखा है। इंडेक्स रहता है, पता है ना आप सभी लोगों को, इंडेक्स इंडेक्स रहता है। आप इंडेक्स में जाइए, आप चेक कीजिए कि कौन से पेज नंबर पे मैंने क्या बनाया है, आप वहाँ देख लो, है कि नहीं। तो इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलता है, लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो बुक कीपिंग में कुल मिला के हम इतनी बातें करते हैं नॉर्मली। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर बेटा, आजकल पहले के ज़माने में तो मैनुअली होता था अकाउंटिंग, आज भी छोटे मोटे बिजनेसेस मैनुअली करते हैं, अकाउंटिंग बहुत बहुत कम हो गया है। आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो मैनुअली तो कहीं कहीं पे अभी भी होता है। एक्सेल आपने सुना होगा, MS ऑफिस, आप इसको पढ़ते ही हो। तो कई लोग का यदि छोटा स्मॉल बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेस बेटा, बड़े बिजनेस एक्सेल पे अकाउंटिंग नहीं कर सकते, एक्सेल पे एनालिसिस कर सकते हैं, अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो एक्सेल फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, अब जैसे क्विक बुक है, जेरो है, टैली है, जोहो है, ये इनके अलावा भी बहुत है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अनगिनत, मतलब गिनना विनना ही नहीं है अपने को उसको, है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग होती है। आजकल मैनुअल अकाउंटिंग धीरे धीरे कम हो गया बच्चों, ये आपको मतलब बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसको सीखना। पर बुक कीपिंग कैसे होता है, तो ये बातें होती है और यहाँ यहाँ किया जाता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब बुक कीपिंग अच्छे से नहीं करते हैं, तो अच्छे से कब बोले, हम कब बोलेंगे कि हम बुक कीपिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं? तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, तुम बोलेगे बुक कीपिंग तरीके से हो रहा है, तो एक तो रेगुलरली होना चाहिए भाई। जो भी आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन है वो मेरे हिसाब से और कोई भी बिजनेस के हिसाब से डेली लिखा पढ़ी उसका होना जरूरी है, तो रेगुलरली। रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट मंथली, कम से कम महीने में एक बार तो भी आपने बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना चाहिए।
बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक में जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आपने महीने में एक बार मैच करना चाहिए अपने रिकॉर्ड से। कीप पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंशियल फाइनेंसेस सेपरेट, मतलब देखो अभी आप पढ़ोगे बाद में, ओनर चालू करता है बिजनेस, तो ओनर के जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है और बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनको अलग अलग रखना है, ये पढ़ोगे। ओनर अलग होता है बिजनेस से। जैसे ओनर ने यदि घर में किसी की शादी थी उसमें खर्चा किया तो बिजनेस का खर्चा नहीं है वो। और ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि कमा के ओनर को पैसा दे। तो इसलिए इसको ना एंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटिटी। बिजनेस को एंटिटी बोलते हैं। हमेशा हमें एंटिटी के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ती है बच्चों। पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान में रखो, हमेशा हमें बिजनेस की अकाउंटिंग एंटिटी वाइज करना पड़ता है। हम ओनर के हिसाब से नहीं सोचते, हम किसके हिसाब से सोचते हैं, बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। ध्यान में रहेगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हमें ओनर के हिसाब से नहीं, हमें किसके हिसाब से सोचना पड़ता है, बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ता है। इस हिसाब से ऐसा रहता है कि बिजनेस ने, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि ओनर का पैसा वो चुकाए। वैसे ही यदि बिजनेस से ओनर ने पैसा निकाला तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है, बिजनेस क्या करेगा, ओनर के पैसे में से उतना क्या कर देगा, माइनस कर देगा। स्टोर कीजिए डॉक्यूमेंट सेफली, या तो आप डिजिटली मतलब आप कंप्यूटर में करते हो स्टोर, फिजिकली मतलब आप क्या बनाते हैं, फाइल बनाओगे। फाइल में आपने सारे जो बुक कीपिंग के डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से रखना चाहिए। स्टे अपडेटेड विद टैक्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, तो एक अच्छा बुक कीपर है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो हमेशा ये भी देखते रहेगा कि टैक्सेशन में कोई चेंज आया है क्या, जीएसटी में कोई चेंज आया है क्या। नॉर्मली जो सेल परचेस का ट्रांजेक्शन है उसको जीएसटी हमेशा अफेक्ट करता है। तो आप एज ए बिजनेसमैन उसको जो रेगुलेशंस है, जो कानून है फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेशली जो कानून है उससे फैमिलियर रहना जरूरी होता है। तो यदि आप ये सब बातें करते हो तो आप बोल सकते हो कि आप बुक कीपिंग अच्छे से करते हो। अब बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग क्या है, कैसे बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग से कहाँ कहाँ पे अलग है। तो बच्चों फोकस क्या है, बुक कीपिंग का फोकस है सिर्फ रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, ओनली रिकॉर्डिंग करना, मतलब सिर्फ लिखना है। लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ लिखना नहीं है, अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो डेटा हमने लिख दिया उसको क्या करना है, हमें एनालाइज करना है और क्या करना है, रिपोर्ट करना है। बुक कीपिंग को एनालिसिस रिपोर्टिंग नहीं करना। बुक कीपिंग में ऐसे भी एक फॉर्मेट बना है, उसमें आप लिख दीजिए, उसके बाद एनालिसिस का काम चालू होता है। स्किल्स रिक्वायर्ड, कैसा स्किल लगेगा बुक कीपिंग के लिए, बेसिक स्किल कोई भी बंदा कर लेता है। बेसिक अकाउंटिंग जिसको आता है, इवन नहीं भी आता है उसको बस ट्रेनिंग दे दिए तो भी वो अकाउंटिंग अच्छे से कर लेगा। अकाउंटिंग के लिए आपको एडवांस नॉलेज रहता है, आपको इसमें डबल एंट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होना और एडवांस चीज़ों का, टैक्सेशन, जीएसटी और फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होना। आउटपुट, यहाँ रॉ डेटा है, ये डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये एक अच्छा अकाउंटेंट कर पाता है। एक अच्छा बुक कीपर भी होता है, अच्छा अकाउंटेंट भी होता है बच्चों। अच्छा बुक कीपर का पैसा कम रहता है, अच्छा अकाउंटेंट का पैसा ज़्यादा रहता है। मतलब एक अकाउंटेंट यदि 25-30 हज़ार कमा रहा है तो बुक कीपर सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये कमाएगा। तो आपको बेटा अकाउंटेंट बनना है, वो बुक कीपर नहीं बनना है। लेकिन एक अकाउंटेंट को बुक कीपिंग आना जरूरी है। ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एक अकाउंटेंट बुक कीपिंग का काम नहीं करेगा, लेकिन उसको अकाउंटेंट को बुक कीपिंग आना जरूरी है, और अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको बुक कीपिंग आना जरूरी है। तो ये था कंक्लूजन। यदि देखें ये पॉइंट के हम, बुक कीपिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम यदि देखें तो बुक कीपिंग वाइटल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फाइनेंशियल क्लैरिटी आती है, बिजनेस सक्सेस होता है। ऑफकोर्स बिजनेस सक्सेस होगा, आप जरा सा भी मतलब बेसिक लिखा पढ़ी भी आप बिजनेस में नहीं कर रहे हो तो मतलब क्या ही बोलना, आप कैसे प्रॉफिट लॉस निकालोगे। प्रॉफिट लॉस निकालना तो मकसद है ना भाई, आपको बिजनेस में कितना कमाया, कितना आपके पास पैसा है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी बनी है, कितना आपको बाहर वालों को पैसा देना है। ये सब डिसीजन लेने के लिए आपको लिखा पढ़ी करना जरूरी है, और उसके लिए आपको बुक कीपिंग करना जरूरी है। अ वेल मेंटेन बुक कीपिंग सिस्टम सेव्स टाइम, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड सपोर्ट ग्रोथ। एक तो टाइम बचाता है डिसीजन लेते वक्त, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाते हो, स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। भैया आप टाइम पे जब डिसीजन मेकिंग लोगे तो किस बात का टेंशन आना है आपको, बराबर है कि नहीं है। बिजनेस सपोर्ट करता है, ग्रोथ होने में सपोर्ट करता है। अच्छे टाइम, यदि आप टाइमली डिसीजन लोगे
तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, कम लायबिलिटी रहेगी, जिससे आपकी बिजनेस क्या हो रही है, अल्टीमेटली ग्रोथ हो रही है। ठीक है। और यदि आप बिजनेस ओनर हो या फिर बच्चे स्टूडेंट हो, आपको ये बुक कीपिंग आना जरूरी है। सर आप तो थोड़ा फास्ट फास्ट बढ़ाया। देखो बच्चों, ये लेक्चर आपको हेल्प करने के लिए है ना। और हेल्प कैसा, आपको जो 11th छूट गया है वो थोड़ा मदद करने के लिए है। हम जैसा 11th में जो चैप्टर है उतने फुर्सत से टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले, उतना स्लो नहीं पढ़ने वाले। बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फास्ट नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप इसको एक बार और रिपीट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी इसमें कुछ भी हमने बताया नहीं। यदि हम इसको एक और ब्रीफ करें ना, तो बुक कीपिंग मतलब होता है सिंपल कि आप क्या करते हो, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करते हो बच्चों, रिकॉर्ड करते हो सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से रिकॉर्ड करना है। और वो तरीका ही डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। तो हर बार समझ रहे हो, हर बार हम घूम घूम के कहाँ पहुंच रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे। तो चलिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें जानना जरूरी है कि नहीं है। तो आगे वाली स्लाइड पे वो सब जानकारी है। और वो जानकारी से पहले एक और टॉपिक है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन है आपके बैलेंस शीट का और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यदि मैच है, अकाउंटिंग इक्वेशन यदि क्या है बच्चों, मैच है, मतलब आपने बुक कीपिंग सही तरीके से किया है और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपने फॉलो किया है। ये इतना, मतलब ये एक आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलते हैं, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड रहता है, ये आपको मैथ सही है। अब यहाँ पे रिलेशन किस चीज में बताता है कि बिजनेस रिसोर्सेस, एक बिजनेस के पास क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या साधन है, मतलब आपके पास स्टॉक है, आपके पास कैश है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास कार है, पूरे प्रॉपर्टी बेसिकली आपका क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है नहीं। और ये रिसोर्स कहाँ से आया, तो उसको बोलते क्लेम अगेंस्ट रिसोर्सेज। जैसे आपने पैसा लोन लेके खरीदा क्या, ये सब चीजें ओनर ने पैसा लगाया था, तो बेसिकली या तो वो लोन रहेगा या तो वो कैपिटल रहेगा। रिसोर्स क्लेम मतलब ये पैसा आया कहाँ से, तो या तो लोन लिया होगा या तो कैपिटल। तो इन दोनों का क्लेम रहेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर रहेगा, तो हमारे सारे एसेट्स के ऊपर, हमारे सारे एसेट्स के ऊपर। एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, तो भाई आपका जो भी फर्नीचर फिक्सचर वगैरह है वो रहेगा, बिल्डिंग हो सकते हैं, कैश रहेगा, बैंक का बैलेंस रहेगा, कोई व्हीकल हो सकता है कि नहीं, स्टॉक हो सकता है। आपने उधारी दे के रखा, तो कस्टमर से जो पैसा लेना है, कस्टमर से जो पैसा लेना है वो सब भी रहेगा आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये सब आपकी रिसोर्सेस है, मतलब आपके पास की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी रिसोर्सेस है। और वो रिसोर्सेस कैसे आया, वो रिसोर्सेस पे अधिकार किसका है, तो वो रिसोर्सेस पे या तो ओनर का अधिकार रहेगा। यदि आपने लोन लिया है तो पहले आपको लोन चुकाना पड़ेगा, तो बोल सकते हैं कि लोन जो लेंडर है उसका भी अधिकार रहेगा। तो क्लेम अगेंस्ट रिसोर्सेस, मतलब ये जो रिसोर्सेस है उस पर क्लेम किसका है, ये दोनों को इक्वल करने का काम करता है अकाउंटिंग इक्वेशन। कुल मिला के बिजनेस रिसोर्सेज मतलब होता है एसेट्स, और क्लेम मतलब होता है लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब किसका, ओनर का पैसा, और लायबिलिटी मतलब ओनर को छोड़ के जो पैसा हमें चुकाना है आउटसाइडर, वो लोन हो सकते हैं, वो माल आपने उधारी में खरीदा हो सकता है, नॉर्मली ये दो ही चीज़ रहता है, तो लायबिलिटी बोलते हैं उसको। तो इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर का पैसा। ये दोनों पैसा मिलके हमने ये प्रॉपर्टी खरीदा, तो इन प्रॉपर्टी पे इन लोगों का अधिकार, ये दोनों हमेशा इक्वल रहना चाहिए। मतलब लायबिलिटी हमेशा एसेट से क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ये यदि याद में रखना है, एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस इक्विटी रहना चाहिए। इक्विटी भी लायबिलिटी है, लेकिन इक्विटी इनसाइड लायबिलिटी है, ओनर का पैसा है ना, खुद का ही है, तो इनसाइड लायबिलिटी है। और बचा हुआ लायबिलिटी को हम बोलेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, बचे हुए लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। जैसे यदि किसी ने बिजनेस चालू किया, ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने बिजनेस चालू किया, अब इन्होंने खुद का पैसा लगाया 1,00,000 रुपए, और लोन लिया फ्रेंड से, लोन फ्रॉम फ्रेंड 2,00,000 रुपए। तो बिजनेस में टोटल पैसा कितना लग गया, 3,00,000 रुपए। तो ये इसको हम बोलेंगे इक्विटी, कैपिटल ही क्या रहता है, इक्विटी। और ये रहेगा आउटसाइड लायबिलिटी, फ्रेंड आउटसाइड है
है कि नहीं, तो वो रहेगा आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये दोनों से हम कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, है कि नहीं, कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अब 3 लाख रुपए आपके पास आए, तो अब 3 लाख या तो कैश रहेगा रहेगा या तो कैश रहेगा 3 लाख। इसको हम यहाँ बताता हूँ आपको, एक बार ध्यान दो कि आपने बिजनेस चालू किया बच्चों, अ, मैंने क्या बताया, आपने कैपिटल कितना लगाया 1 लाख, और लोन कितना लगाया, लोन भी लिया 2 लाख का, आपने टोटल पैसा कितना लगा दिया 3 लाख। तो ये पैसा आपके पास कैसे रहेगा, या तो आपके पास कैश रहेगा 3 लाख, ठीक है। सर बोले कैश नहीं, मैंने तो कुछ सामान खरीद लिया। हाँ तो सामान खरीदा तो कैश कम हो जाएगा। मान लो आपके पास अब कैश है 50,000 और आपने गुड्स खरीद लिया 2.5 लाख का, तो बेसिकली ये सब क्या है, आपका एसेट्स है। और इन एसेट्स पे किन का क्लेम है, इनका क्लेम है, कैपिटल और लोन का क्लेम है, मतलब ओनर का क्लेम है और बाहर वालों का क्लेम है, आउटसाइडर का। तो जो ओनर का क्लेम होता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं, और जो बाहर वालों का क्लेम होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होते रहेगा, आप ये इसको फिर माल बेच दोगे तो डेटर्स बन जाता है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आप इतना बेसिक समझो कि 3 लाख रुपीज आया और वो 3 लाख रुपए यहाँ यहाँ हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल ये बोलता है कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी को आप कैपिटल भी बोल सकते हो बच्चों। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी बोल सकते हैं, या एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देख लिया एसेट इंपॉर्टेंट है और लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी, जो हमारे प्रॉपर्टी है उसको एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब वो पैसा कहाँ से आया, जिन ने पैसा वो लगाया उनको हमें पैसा वापस भी करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब थोड़ा सा ये देखोगे तो इधर एसेट और लाइबिलिटी के बारे में है, और ये है एक्सपेंस और इनकम के बारे में कुछ एग्जांपल्स है, और थोड़ा डेफिनेशन है जो आप देख सकते हो कि एसेट्स आर थिंग ओन्ड बाय बिजनेस एंड दैट हैव वैल्यू एंड कैन ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट क्या करता है, एसेट आपको बिजनेस में हेल्प करता है कि नहीं। आप बिजनेस में, आपकी बिल्डिंग आपको हेल्प कर रही है, सामान रखे हो, फर्नीचर आपको हेल्प कर रहा है, मशीन आपको हेल्प करता है कि नहीं, कैश हेल्प करता है भाई, गुड्स आपको हेल्प करता है कमाने में पैसा। तो एसेट्स आप वो चीज़ है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है फ्यूचर में, ठीक है। और एसेट्स के एग्जांपल क्या है, कैश है, बैंक बैलेंस है, इन्वेंट्री इसको ही बोलते हैं स्टॉक, या फिर इसको ही बोलेंगे हम गुड्स। लैंड बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकती है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपने कस्टमर को उधारी में माल बेचा तो उनसे पैसा जो लेना है उनको सन्ड्री डेटर्स भी बोला जाता है, अकाउंट रिसीवेबल भी बोला जाता है, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी आर व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स, मतलब जो पैसा बिजनेस को दूसरे को चुकाना है, हमें बाहर वालों को पैसा चुकाना है उसको लाइबिलिटी बोलेंगे, उसको फ्यूचर में पे किया जाता है। जैसे हमने यदि बैंक से लोन लेके रखा है, कुछ किसी से उधारी में, जैसे हम उधारी में माल बेचते हैं वैसे उधारी में माल खरीद भी सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना है बच्चों। यदि आपने उधारी है तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोला जाता है, और अकाउंट पेबल रहेगा। कुछ खर्चे जो पैसे आपने नहीं दिए, जैसे एम्प्लॉय के सैलरी नहीं दिए, आपने रेंट अभी तक नहीं दिए हो, तो वो सब चीज़ खर्चे पेबल वगैरह रह सकते हैं। टैक्सेस भी पे करना बाकी है, वो भी लाइबिलिटी। कोई भी चीज़ जो खर्चा हो गया है लेकिन पैसा देना बाकी है तो क्या रहेगा बच्चों, लाइबिलिटी रहेगा। वैसे ही एक्सपेंसेस, अब बिजनेस में पैसा आ जाता है तो आप खर्चा करते हो, आप सामान खरीदते हो और सामान बेचते हो। तो जब आप सामान खरीदते हो तो ये कॉस्ट है, क्यों आपने किया, रेवेन्यू कमाने के लिए। कोई भी खर्चा हम क्यों करते हैं, ताकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, बराबर है। आप ये रेंट क्यों भरते हैं, ताकि पैसा कमा सके। इलेक्ट्रिसिटी क्यों खर्चा हो रहा है, ताकि पैसा कमा सके। एम्प्लॉय क्यों रखे, ताकि हमने पैसा कमा सके। तो बेसिकली ये सारे जो खर्चे हैं, ये खर्चे का पर्पज क्या होता है, रेवेन्यू कमाना है हमें उन खर्चों से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंस बोलेंगे। और रेवेन्यू दूसरी भाषा में उसको ही क्या बोलते हैं, इनकम बोला जाता है। तो इनकम इज द मनी अर्न बाय द बिजनेस, जो पैसा, जैसे आपने सामान बेचे और उसका 5,000 रुपये आया, तो
5,000 आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक है, 5,000 आपका रेवेन्यू हो गया। मेन बिजनेस से जो पैसा आप कमा रहे हो वो आपका रेवेन्यू। जैसे फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर सेल करके जो पैसा आया उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू हो गया। फर्नीचर या तो बनाना पड़ेगा या तो फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, तो खरीदते हो तो भी पैसा जाएगा, बनाओगे तो भी पैसा जाएगा, तो वो आपके लिए खर्चा हो गया। और जब आप फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आएगा, तो वो आपका इनकम हो गया। तो ये सेल्स हो सकता है, सर्विस, जैसे हम लोगों का ट्यूशन का जो काम है, इसमें सामान बेचा नहीं जाता है, इसमें ऐसा कुछ है क्या जो आपको दिया जाता है, नहीं, बस आप पढ़ते हो, तो इसको सर्विस बोलते हैं। वैसे हॉस्पिटल वगैरह में सर्विस रहता है, वहाँ डॉक्टर आपको कुछ बेचता नहीं है। इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, कमीशन कमा सकते हैं हम, डिविडेंड कमा सकते हैं, ये सब कुछ इनकम होता है, ठीक है। तो सर बहुत सारे टॉपिक है, फास्ट फास्ट है, फास्ट फास्ट नहीं बेटा, स्लो करके देखने की, पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो ये इनकम होता है, ये एक्सपेंस होता है, ये एसेट्स और लाइबिलिटी। इनकम एक्सपेंस करने के बाद देखो, एक तो मैंने बताया कि एसेट्स हमेशा इक्वल रहना चाहिए लायबिलिटी से, ये यदि है इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रहा है, मैच। और यदि हम एक्सपेंस और इनकम का डिफरेंस निकालें, तो इनकम ज़्यादा रहना चाहिए एक्सपेंस से, तो क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट आएगा। हमेशा यही सोचोगे ना, धंधा वही करोगे जिसमें इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंस कम हो। आप इनकम मतलब जो माल बेचोगे उसका टोटल करोगे, है ना, और जो जितने खर्चा हुआ उसका टोटल करोगे और दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो क्या आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। और गलती से यदि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, लॉस। इनकम और एक्सपेंस के कंपैरिजन करके हम क्या पता करने वाले, प्रॉफिट या लॉस। अब बताओ मेरे को, प्रॉफिट हुआ तो किसको जाएगा, ओनर को, और एक्सपेंस हुआ तो कौन बियर करेगा, ओनर करेगा। यही तो बोलते बिजनेस रिस्क। यदि लॉस हुआ तो ओनर बियर करेगा, प्रॉफिट हुआ तो ओनर हंसेगा, हाँ मैंने पैसा कमाया, है कि नहीं। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किसको चला जाता है, ओनर को चला जाता है। तो चलिए अब ये आते सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक हम कर रहे हैं कि भाई इतना सर बात किए साइंटिफिक मेथड, तो ये एक आगे बच्चों साइंटिफिक मेथड, यहीं से चालू होती है मेन आपका अकाउंटिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से चालू होगा आपको अकाउंटिंग। एक मिनट में देख लूँ जरा रिकॉर्ड हो रहा है क्या, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो टेबल ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है टेबल में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। ये टेबल याद कर लिए ना, और टेबल आपको समझ गया तो आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम समझने में आसानी, और याद करना पड़ेगा शुरू में थोड़ा सा, है ना। कुछ तो भी ऐसा, इधर एरो दिख रहा है, इधर एरो दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ समझ में आ रहा है। चलो समझाता हूँ। एसेट्स को हम ये ए बोल रहे हैं, लाइबिलिटी को ई बोल रहे हैं, सॉरी एक्सपेंस को, लाइबिलिटी एल है, इनकम आई है, बराबर है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको चार चीज़ों को ध्यान में रखना है बेटा, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। ध्यान रखना लाइबिलिटी में कैपिटल भी आता है, मतलब जो इक्विटी, ओनर का पैसा भी लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, हम उसको कैपिटल रहे कि लाइबिलिटी रहे, हम दोनों को एक ही समझने वाले हैं। अब ध्यान दो, लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी जब करते हैं हम तो कैपिटल आता है। अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा था ना, देखो एसेट्स इक्वल टू क्या है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। एसेट्स इक्वल टू क्या है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बराबर है। तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी इधर साइड आएगा, तो जितना आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, एसेट है। और आप उन एसेट में से बाहर वालों का पैसा निकाल दो। जो आप देखोगे ना बिजनेस में कि आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो आपने प्रॉपर्टी 10 लाख है, उसमें से पता चला कि मेरे दोस्त का लोन था मेरे ऊपर 3 लाख रुपए, तो अब 3 लाख रुपए वापस भी तो करना पड़ेगा, तो 10 लाख में से 3 लाख लाइबिलिटी माइनस कर दो। तो जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है ये आपकी एसेट्स हो गया, उसमें से आपने माइनस क्या कर दिया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सा, जो आपका दोस्त से आपने कितने लिया था, लोन लिया था। तो अब जो ये 7 लाख रुपए बच रहा है वो आपका पैसा है, ओनर का पैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल, है ना। तो सारे प्रॉपर्टी में से आप आउटसाइड, बाहर वालों को जो पैसा आपको चुकाना है वो माइनस कर देना है, फिर जो बचा उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल का क्या रहेगा फॉर्मूला बेटा, एसेट माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल। अब वैसे ही आप इनकम पता करोगे, एक्सपेंस पता करोगे, और इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट। और आप बिजनेस का पर्पज
बिजनेस का जो मेन पर्पज है वो क्या रहता है बच्चों? प्रॉफिट कमाना। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जो लॉस कमाने के लिए चालू होती है, उसको बिजनेस नहीं बोलते, उसको टाइम पास बोलते हैं। बिजनेस का मेन पर्पज क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब ध्यान दो, ये एसेट लाइबिलिटी में, एसेट में से लाइबिलिटी गया तो क्या बचता है बेटा? कैपिटल। और इनकम में से एक्सपेंस गया तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। अब ध्यान दो, साल भर में हम बहुत बार माल बेचेंगे, करेक्ट है कि नहीं है? डेली कुछ ना कुछ सामान बेचेंगे, डेली इनकम हो रहा है। भाई साल भर में बहुत बार हम खर्चा करेंगे, हर महीने का रेंट भरेंगे, हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे, हर महीने हम सैलरी पे करेंगे, है कि नहीं है? जब जब माल खरीदेंगे आप किराया भाड़ा दोगे, है कि नहीं है? आप माल खरीदोगे वो भी आपका खर्चा रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो बार बार होना है, डेली होना है। और डेली डेली प्रॉफिट नहीं निकाला जाता। प्रॉफिट आप महीने में एक बार निकालते हो, साल में एक बार नॉर्मली निकालते हो, 6 महीने में एक बार निकालते हो। डेली डेली कोई नहीं बैठता है प्रॉफिट निकालने के लिए। आपको डेली का भी निकालना है तो आपको अकाउंटिंग वैसा डेली करना पड़ेगा, अप टू डेट। तो यदि हमें प्रॉफिट पता करना है तो उसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि कितना हमारा इनकम हुआ, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ। हमें ये पता करना है कि हमें हमारे पास क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हमें एसेट पता करना पड़ेगा। और हमें बाहर वालों को किसको किसको कितना पैसा चुकाना है, तो उसके लिए हमें लायबिलिटी पता करना पड़ेगा। अब जब जब आप माल खरीदोगे बेचोगे तो कुछ पैसा बढ़ेगा, कुछ पैसा घटेगा। साल में आप प्रॉफिट कमाओगे तो उससे आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीदोगे। पैसा घर में तो नहीं जमा रखते ना, वो इन्वेस्ट होते रहता है। तो कुल मिला के इतनी बार इन सब चीज़ों में चेंजेस होगा, तो इसके लिए आपको बुक कीपिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से करना जरूरी है। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो साल के अंत में आपको सारे इनकम एक जगह दिखेंगे, सारे एक्सपेंस एक जगह दिखेंगे। आप उसको माइनस कर लेंगे। इनकम और एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करने के लिए जहाँ से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है बच्चों, और एसेट लाइबिलिटी का पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, एसेट लायबिलिटी के पोजीशन पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और इनकम एक्सपेंस का एनालिसिस करके कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ ये पता करने के लिए प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। अब हमें इनकम पता करना है, चाहे एक्सपेंस पता करना है, चाहे एसेट या चाहे लायबिलिटी, ये इसके लिए लिखा पढ़ी होना चाहिए। और वो लिखा पढ़ी कैसा होगा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से होगा। अब वो लिखा पढ़ी के लिए ये सिंपल रूल है। ये इधर साइड में क्या लिखा है बच्चों? रूल। ध्यान दो, आप ये देखेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी ट्रांजैक्शन से कौन से एसेट, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। अब हम अकाउंट बता रहे हो क्या चीज़ होगा। अकाउंट मतलब आप एक तरीके का इंफॉर्मेशन आप ढूंढते हो। जैसे सैलरी यदि आप पेमेंट करो तो सैलरी एक अकाउंट हो गया। आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा किया तो प्रिंटिंग स्टेशनरी एक अकाउंट हो गया। आपने माल खरीदा तो परचेस एक क्या हो गया? अकाउंट हो गया। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट हो गया। आपने कार खरीदा तो कार अकाउंट हो गया। आपने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट हो गया, है क्या नहीं? और ये सब करने में कैश आता है या कैश जाता है तो कैश अकाउंट हो गया। बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट हो गया। तो ये ऐसा अकाउंट रहता है। तो आप पता करेंगे कि पहले तो कौन सा अकाउंट है, और वो अकाउंट एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, ये पता करेंगे हम। और ये पता चलता है साथ साथ में जब आप वो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हो तब। और ये पता करते हुए हम पता करेंगे कि वो होने के कारण इन चारों चीज में, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम में बढ़ेगा कि घटेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो यदि एसेट और एक्सपेंस है, अब ध्यान देना यहाँ नियम बन रहा है, यदि एसेट है और एक्सपेंस है, एसेट है और एक्सपेंस है, और वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे आप? डेबिट। वो अकाउंट को, वो अकाउंट यदि एसेट का अकाउंट है या फिर एक्सपेंस, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है। प्रॉपर्टी है तो क्या है? एसेट है वो। वैसे कैश अकाउंट है तो कैश क्या होता है? एसेट होता है। वैसे आपने यदि रेंट अकाउंट, तो रेंट एसेट नहीं है, रेंट क्या है? नाम सुन के क्या है? खर्चा है। रेंट क्या है? खर्चा है। तो ये सब अकाउंट है। तो आप देखोगे कि वो ट्रांजेक्शन होने से वो अकाउंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा तो डेबिट करना है, घटेगा तो क्रेडिट करना है। ठीक है, जैसे आपने रेंट पे किया तो रेंट पे किया तो खर्चा बढ़ेगा। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। और रेंट पे किया तो एक्सपेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? एक्सपेंस आपका बिजनेस का बढ़ेगा, उससे एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप उसको क्या करो? डेबिट करो। ठीक है, और यदि एक्सपेंस घटेगा तो क्या करो? क्रेडिट करो। आपने फर्नीचर बेच दिया तो आपका एसेट है, एसेट बेच दिया तो गया ना एसेट,
वो एक एसेट क्या हो गया, कम हो गया, तो क्रेडिट करो। यदि एसेट और एक्सपेंस का अकाउंट है, आप ये देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। वैसे ही आप ये पता करेंगे कि जो अकाउंट है लायबिलिटी का अकाउंट है कि इनकम का है। और यदि लायबिलिटी रहे चाहे इनकम रहे, यदि बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। अब डेबिट क्रेडिट क्या है वो जानना पड़ेगा, बराबर है ना। तो डेबिट क्रेडिट मतलब कुछ नहीं, एक अकाउंट बनाते हैं जब हम, इसको ऐसा बोलते हैं अकाउंट का फॉर्मेट। ये जैसे कोई भी अकाउंट रहेगा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है बच्चों। तो लेफ्ट साइड रहता है डेबिट, राइट साइड रहता है क्रेडिट। लेफ्ट साइड रहता है डेबिट, राइट साइड रहता है क्रेडिट। तो जब मैं बोलता हूँ डेबिट करो तो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, जब मैं बोलता हूँ क्रेडिट करो तो आप राइट साइड में लिखोगे। बस वो साइड है और कुछ नहीं है। तो ये नियम एक तो याद रखेंगे, और ये याद अभी हो जाएगा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा दूंगा। और ये स्लाइड्स वगैरह आपको शेयर हो जाएंगे, आप यहाँ से इसको ध्यान में रखना है, ये अच्छे से ध्यान में रखो, वो याद करो, अभी समझे ना समझे आप इसको याद करो। एसेट एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट करेंगे मतलब क्या, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट करेंगे मतलब क्या, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसा कोई भी अकाउंट को यदि डेबिट किया मतलब उसके डेबिट साइड में आपको लिखना है, और इधर क्रेडिट साइड में लिखना है। ये अमाउंट का कॉलम होता है, ये फॉर्मेट वगैरह बताऊंगा। लेजर सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में अकाउंट ही पढ़ना होता है लेजर, ठीक है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में हैं। ये थोड़ा उसका समरी हो गया कि टर्म क्या है, उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, और एग्जाम्पल क्या है। तो एसेट है मतलब जो आपके पास है, जो जिस पे जो इसका आप मालिक हो, इंक्रीज हुआ तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी मतलब जो हमें, जो आपको बाहर वाले को चुकाना है, वो इंक्रीज हुआ तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस मतलब आपने का खर्चा, जो भी बिजनेस करने का खर्चा है वो क्या है, एक्सपेंस है, वो इंक्रीज हुआ तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इनकम मतलब होता है जो आपने कमाया और वो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करते हैं। ये इंक्रीज हुआ तो ये करते हैं, तो डिक्रीज हुआ तो इसका उल्टा करते हैं। सिंपल, डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। तो इसका समरी है थोड़ा सा, एग्जाम्पल बता दिया कि भाई एसेट क्या हो सकता है, कैश है, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, ये सब एसेट होता है। लाइबिलिटी लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, जिसको बाहर वाले को हम पैसा चुकाते हैं वो लाइबिलिटी है। एक्सपेंस मतलब ये रेंट हो गया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्सपेंस है। और इनकम मतलब सेल्स, इंटरेस्ट और फीस क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है। यह आपका समरी आपको लर्न करने के लिए दिया है। अब ये एक प्रश्न है जो हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके सर क्या पता करेंगे, तो करना कुछ नहीं बच्चों, इसमें बस ये लिखना है कि वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, अभी हम कर लेंगे इसको। अब ध्यान देना है कि इसको मॉडर्न अप्रोच बोलिए या फिर इसको ही अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कर रहे हैं हम इसको, ध्यान देना। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स क्या रहेगा, वो एसेट्स रहेगा। सेल्स, सेल्स मतलब जो माल आपने बेचा, बेचा यदि कोई भी चीज़ बेचा तो उसको कहाँ लिखोगे, सेल्स वाले पेज पे लिखोगे, बराबर है, सेल्स अकाउंट। और सेल माल बेचा तो क्या होता है, पैसा आता है बच्चों, तो वो इनकम होता है, इनकम, इनकम अकाउंट है वो। रेंट, रेंट नॉर्मली खर्चा रहता है तो वो एक्सपेंस है। देखो, रेंट पे किया तो एक्सपेंस। कई बार ऐसा हो सकता है ना, कोई आपको रेंट मिल भी सकता है, आपकी जगह है, आपने किराए से दिया तो रेंट मिलेगा, तो उस केस में इनकम रहेगा। रेंट पेड किया तो एक्सपेंस है। कैश, कैश आपका प्रॉपर्टी होता है, एसेट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा, इन्वेंट्री आपकी दुकान पे जो माल है वो आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है आपकी, उसको बेचोगे तो आपको फायदा होगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का अर्थ होता है कि ट्रेड करते वक्त जब आप उधारी में माल बेचते हो, उधारी में आपने माल बेचा तो कस्टमर लोगों से पैसा आना बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी हमारा एसेट होता है, पैसा आना बाकी है ना, एसेट रहेगा। डिस्काउंट अलाउ किया, भाई पैसा 1,000 रुपये लेना था, हमने बोला चल 900 रुपये दे दे, 100 रुपये तेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड है, मतलब क्या है, ये एक्सपेंस है, खर्चा हो गया, डिस्काउंट अलाउ किया तो। कैपिटल मतलब ओनर ने जो पैसा लगाया है, बिजनेस के हिसाब से तो भाई ऐसा है कि ओनर ने पैसा लगाया तो भी बिजनेस को तो पैसा कमा के लौटाना है, तो ये रहता है लायबिलिटी, क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा।
इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन तुमको मिला नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ब्याज आया नहीं और कमा लिया है, तो ये भी क्या रहेगा, एसेट है। कोई भी रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा बच्चों, एसेट रहेगा। प्रीपेड सैलरी बाद में समझोगे इसको थोड़ा। प्रीपेड सैलरी मतलब आपने सैलरी एडवांस में दे दिया, सैलरी आपने क्या किया, एडवांस में दे दिया। अब वो सामने वाला बंदा जब काम नहीं करेगा तो उससे पैसे वसूलोगे कि नहीं वसूलोगे, वसूलोगे। इसलिए वो पैसा लेने का अधिकार रहता है हमारे पास काम करवाने का अधिकार है, इसलिए वो हमारा एसेट है। डिप्रिसिएशन मतलब अभी बाद में समझोगे, डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है कि कोई भी हमारा जो प्रॉपर्टी है उसमें उसकी वैल्यू में यदि गिरावट होती है तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ये एक्सपेंस रहता है बच्चों, याद रखना है थोड़ा, ये एक्सपेंस रहता है। परचेस मतलब माल खरीदा, खर्चा है हमारा, एक्सपेंस। बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया, एफडी, बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट है वो। रेंट आउटस्टैंडिंग, देखो जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो आपको ध्यान में रखना है कि आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है बाकी है, बाकी है, पेंडिंग है। और पेंडिंग दोनों चीज हो सकता है, आना भी बाकी हो सकता है और पैसा दे जाना भी बाकी हो सकता है। तो पैसा देना बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो नॉर्मली आपको ये समझना है कि हमने रेंट दिया नहीं है, रेंट देना बाकी है। बाकी है मतलब वो लाइबिलिटी है, कर्जा है ना बेटा आपके ऊपर वो। एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस भी क्या होता है, एक्सपेंस ही होता है। एडजस्टेड परचेस हो कि नॉर्मल परचेस है, एक्सपेंस रहेगा। इन्वेस्टमेंट, नाम से इन्वेस्टमेंट बोले तो क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, एसेट होता है। सेल्स टैक्स पेएबल, पेएबल वर्ड मतलब लाइबिलिटी, पे करना बाकी है, पेएबल उसका अर्थ होता है पेएबल। सेल्स टैक्स पेएबल मतलब गवर्नमेंट को आपने टैक्स नहीं दिया है, वो पैसा देना पड़ेगा बाद में, लाइबिलिटी है। बैड डेट, बैड डेट मतलब होता है ऐसा डेट जो डूब गया, डेट मतलब होता है कर्जा, आपने उधारी में माल बेचा, कोई कस्टमर ने पैसा डुबा दिया, ऐसा होता है, तो जो पैसा डूब गया उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंस बोलो या फिर लॉस बोलो, क्या बोलो, लॉस। पैसा डूब गया मतलब लॉस हो गया। ड्राइंग मतलब आप बोल सकते हैं एसेट है, पर एक्चुअल देखा जाए तो ड्राइंग मतलब होता है कि जो ओनर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। देखो बिजनेस से पैसा तो निकालना ही पड़ेगा ना, ओनर सैलरी नहीं लेते नॉर्मली, ओनर बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। एसेट मतलब ओनर से पैसा नहीं लेना है, एक्चुअल में ये कैपिटल को क्या करता है, कम कर देता है। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो पैसे को क्या कर देगा, कम। ओनर ने यदि ₹1,00,000 लगाया बिजनेस में और 10,000 रुपये निकाल लिया, तो आप बोलोगे क्या कि ओनर को अब ₹1,00,000 देना है हमें, नहीं। अब आप ये बोलोगे कि 90,000 रुपये देना है, 10,000 रुपये से क्या करेंगे, कम। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में यदि कोई भी चीज़ हमारे पास आ गया, ध्यान रखना, एडवांस में यदि पैसा आ गया तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, क्योंकि आपको वो काम करके देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी हो गई आपके लिए वो। बैड डेट रिकवर्ड, पैसा जो डूब गया वो बाद में रिकवर हो गया तो इसको इनकम हो गया। क्या हो गया, देखो पैसा जब डूबा तो आपने क्या बोला, लॉस, तो वैसे ही जब रिकवर हुआ तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, गेन, इनकम हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स बढ़ा लेकिन पर्सनल है, खुद का है, बिजनेस का नहीं है बेटा, पर्सनल है। पर्सनल है तो ड्राइंग रहता है, क्या रहता है, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब फिर से मालिक ने पैसा निकाला, बिजनेस में से ओनर ने पैसा निकाला इनकम टैक्स के लिए, तो ड्राइंग है, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन आपको जितना समझा है, इसमें से यदि कुछ आपको नहीं भी समझता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम अभी 4-5 लेक्चर करेंगे और इसमें इतने सारे ट्रांजेक्शन करेंगे कि चीज़ें बार बार रिपीट होगा। यदि आप पहली बार सुन रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो, पहली बार जैसा ही लगता है। आप जैसे जैसे लेक्चर आगे देखेंगे मेरी गारंटी है आपको एवरीथिंग फैमिलियर लगेगा और आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। अब इसमें बच्चों यहाँ से ना मेन पार्ट होता है चालू, एनालिसिस, एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इफेक्ट अकाउंट, ये सब चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम बोलेंगे और इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।